सर आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बेसिकली हमारे केस में हिमालयाज जो नदर्न डायरेक्शन में है, और सी, जब हम सी को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बे ऑफ बंगाल को लेते हैं। जो आप में से नए लोग आए हैं उन्होंने, उनका बैकग्राउंड क्या है जरा मुझे ये बता दीजिए पहले तो। साइंस वाले हैं सब? 11th 12th में साइंस पढ़ी है? आप नहीं, आप तो आपने साइंस पढ़ी है, 10th तक पढ़ा होगा ज्योग्राफी, वो भी ऐसे ही पढ़ा होगा, है ना? ठीक है। देखो, अभी आपका डेमो चल रहा है या आपने एडमिशन ले लिया है? डेमो है। अगर आप एडमिशन लोगे यहाँ पे और आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो आप अपने साथ एक एटलस रखेंगे। फिर ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आती है, उससे क्या है कि आपको मैपिंग का पूरा समझ में आएगा। जब मैं जो बोलता हूँ कि जो हिमालय से बे ऑफ बंगाल की ओर जा रहा है तो आपको उसमें दिखेगा तो कहाँ पर नदियां जा रही हैं। ऐसे समझ में नहीं आता है, ठीक है? हमारा जो देश है उसमें अगर हम ये नीचे का हिस्सा लें, यहाँ पे श्रीलंका है, बीच में कौन कौन सी पहाड़ियां भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था? नहीं, ये वाली कौन सी होगी? विंध्य होगी। ऊपर विंध्य है और नीचे सतपुड़ा है। दोनों के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी दोनों के बीच में बह रही है। और नीचे कौन सी बह रही है? तापी। तो ये नर्मदा है और ये तापी है। ये दोनों ही नदियां आपके अरेबियन सी में बहती हुई जा रही हैं। कोई भी लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से ढका हुआ है, घिरा हुआ है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है? ये बे ऑफ बंगाल है। इस तरफ हमारा ये चेन्नई यहाँ पे पड़ता है, ठीक है? सिमिलरली ये विशाखापट्टनम है, यहाँ पे कोलकाता पड़ता है। ये बे ऑफ बंगाल है। मगर ज्यादातर नदियां जो हैं, जैसे कृष्णा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, सारी बे ऑफ बंगाल में बहती हुई जा रही हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ तो एक चीज ऐसी है जिसमें इस तरफ भी ढाल है और इस तरफ भी ढाल है, तभी तो दोनों तरफ नदियां बहती जा रही हैं। जैसे गोवा यहाँ पे पड़ता है, गोवा के पास एक नदी है जो मांडवी है, मांडवी इधर बह रही है। केरल में नेशनल पार्क है पेरियार, इधर बह रही है। ऐसा क्या होता है? तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बने हुए हैं, ठीक है? तो जो ईस्टर्न घाट है ये पहाड़ है, इन पहाड़ की ढाल इस तरफ जा रही है। और सिमिलरली जो वेस्टर्न घाट है, इन पहाड़ों की ढाल इस तरफ जा रही है, ठीक है? ये हमारा जो पेनिनसुलर सिस्टम ऑफ रिवर्स कहलाता है, पेनिनसुलर। इसकी खास बात यह है कि इसमें गर्मियों में पानी कम हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा पानी कब चलेगा? जब मॉनसून सीजन आएगा। और जो हमारा हिमालय सिस्टम है, जो हिमालय रिवर है, ये पेरेनियल नेचर की रिवर्स होती है। पेरेनियल मतलब सदा नीरा, जिनमें हमेशा पानी रहता है। हमेशा पानी इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ पिघलती रहती है। साउथ में जो पहाड़ है उनमें बर्फ नहीं होती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी पानी की कमी होती चली जाएगी, साउथ में नदियां सूख जाती हैं। हमारे यहाँ जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे बर्फ और पिघलने लगती है और पानी बढ़ने लगता है। और उसके बाद आता है मॉनसून, तो वो गर्मी से बर्फ का पिघलना और मॉनसून से बारिश होना, दोनों का वो डबल पानी हो जाता है। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो नदियों में पानी है वो डबल वॉल्यूम में उस समय चलने लगता है। तो ये दो चीजें एक ध्यान रखनी होंगी आपको, हिमालयन रिवर और पेरेनियल रिवर। ये जब हम पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे।
पेरेनियल में भी जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो ईस्ट फ्लोइंग अलग कहलाएंगी और वेस्ट फ्लोइंग अलग कहलाएंगी। ये इनको पेनिनसुलर रिवर्स बोला जाता है। तो ब्रॉडर आइडिया आपको चैप्टर का लग गया है। इसमें हम हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें पेनिनसुलर में हमारे पास दो तरीके की नदियां हैं, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। चलिए, तब हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। देखिए, ड्रेनेज बेसिन इंक्लूड्स, अच्छा किसी वर्ड की स्पेलिंग समझ में ना आए तो आप मुझे बता दीजिए, गलत लिखने से अच्छा है आप पहले उसकी स्पेलिंग समझ लें। या हाँ, ड्रेनेज, ड्रेनेज ऑफ इंडिया लिखेंगे, उसमें लिखेंगे ड्रेनेज बेसिन इंक्लूड्स all the three forms. Drainage basin includes all the three forms. Drainage basin includes all the three forms, namely rivers, comma streams, rivers, streams and land surface. Rivers, streams and land surface. Rivers, streams and land surface. Full stop. Drainage basin act as a funnel. फनल क्या होता है? कीप जैसे बोलते हैं हिंदी में, फनल। ड्रेनेज बेसिन एक्ट्स एज अ फनल। होता क्या है ड्रेनेज बेसिन का? आप कभी भी आपने अगर डायग्राम बनाया हो, जैसे पहाड़ है, ठीक है, अब इन पहाड़ों से नदियां आ रही हैं और फिर ये एक मेन स्ट्रीम में बन जाएंगी, और ये मेन स्ट्रीम खूब बड़ी सी नदी होगी, और जो फाइनली जाकर के नीचे जाएगी और फिर ये आगे बढ़ जाएगी और ये जाकर के समुद्र में मिल जाएगी। ये एक डायग्राम होता है, ठीक है। इसको, ये जो नदियां हैं, ये जो ऊपर से आ रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। ये अपना अपना ट्रिब्यूट लेकर आ रही हैं और एक नदी को दे रही हैं। दिस इज दी मेन स्ट्रीम। हाँ हाँ हाँ, सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो वो अपना पानी का जो ट्रिब्यूट है उसे लेकर आके, जैसे चंबल नदी है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल का पानी यमुना में, और फिर यमुना प्रयागराज में जाके गंगा में मिल जाती है। तो चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है और यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तब आप इसको मान लीजिए गंगा मान लीजिए, और ये नीचे जाती है तो कलकत्ता के पास फिर हुगली बन जाती है। तो इस नदी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी, जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और वो जाकर के सारी नदियां, जरा एटलस निकालो देखो, उत्तर प्रदेश निकालिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, जहां पे भी होगा, बंगाल निकाल लीजिए। दो अलग अलग पेज पर है तो दोनों निकाल लीजिए, यूपी भी निकालिए, बंगाल भी निकालिए। तो दोनों का फिजिकल मैप देखिए, यूपी का फिजिकल मैप देखिए, तो आप देख पा रहे हैं कि गंगा, वो यमुना नदी में जो नदियां आकर के मिल रही हैं, चंबल मिलेगी, इनको इनके साथ एटलस शेयर कर लो भाई, आप इनको दिखा दो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखो, मुझे इस बात से कम मतलब है कि आप मुझसे पढ़ो या किससे पढ़ो, मुझे इस बात से ज्यादा मतलब है कि आप जिस किसी से भी पढ़ो आपको समझ में आए। ये तो आपकी, अब रेलवे स्टेशन पे इतने नल लगे रहते हैं, तो आपकी चॉइस है आप किससे पानी पियेंगे, मगर उद्देश्य क्या है? प्यास बुझनी चाहिए। तो वो आपको अगर समझ में आ गया तो बस सारा काम सफल है। उत्तर प्रदेश का फिजिकल मैप अगर आप देख पा रहे हैं तो उसमें गंगा रिवर को लोकेट करो जरा। गंगा रिवर मिल गई, इनको भी दिखा दो। आप इनको, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मौका जो है ना, छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी। नोट्स भी तो उठा लाते, फिर वापस जाइएगा क्या? गंगा रिवर देख रहे हैं, गंगा में आपको गोमती आती हुई मिल जाएगी, सोन भी गंगा में आकर के मिल रही है, नेपाल साइड से आ रही है ना। बिहार में देखो सोन नदी गंगा में मिल रही होगी, मिल रही है। अभी यही मैप अगर आप बंगाल में देखोगे, इसी गंगा का, बंगाल का जरा मैप निकालो फिजिकल,
है ना। तो देखो नदियां कैसी बिखर रही हैं। बांग्लादेश में देखो नीचे, पॉलिटिकल मैप देखो बांग्लादेश का, ये देखो नीचे, है ना, कैसे बिखर रही हैं नदियां। क्योंकि वो नीचे जाकर के वहां पे ग्राउंड में, जैसे हम कहते हैं कि जो स्लोप है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तब वो पानी इतना धीरे हो जाता है कि वो सारा पानी ऐसे करके फैलने लगता है और अलग 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 स्ट्रीम्स बन जाती हैं। जहां पर भी सॉफ्ट रॉक मिला उसने सॉफ्ट रॉक को इरोड किया और वो आगे अपने पानी ने रास्ता बना लिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी है। ऊपर देख रहे हैं तो ट्रिब्यूटरी है। जैसे ये देख लो मानस नदी है, यहाँ पर मानस नदी आकर के मिल रही है। ऊपर से देखो क्या नाम लिखा है, ये सारी ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल रही हैं। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र नीचे जा रही है, ये इसमें मिल गई, ये सब, हाँ ना। तो ये ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, फिर ये नीचे जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी। ये बात हम कह रहे हैं। तो इसलिए ये एक फनल जैसा स्ट्रक्चर है। अब आप देखो ना फनल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कीप होती है, कीप ऐसे ही तो होती है। ये कीप का स्ट्रक्चर होता है फनल का, तो फनल ऐसे ही होता है ड्रेनेज बेसिन में। देखो समझ में आई बात। देखो ड्रेनेज बेसिन एक्ट एज अ फनल by collecting all waters within the area, by collecting all waters within the area, all waters within the area covered by the basin, covered by the basin, and channel it to a single point, and channel it to a, छूट गया आपका, okay, channel it to a single point, and channel it to a single point, full stop। नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे। देयर इज एन एंडोरिक ड्रेनेज बेसिन, स्पेलिंग देखेंगे। देयर इज एन एंडोरिक, एंडोरिक ड्रेनेज बेसिन or closed drainage basin, or closed drainage basin, endorheic drainage basin or closed drainage basin, full stop। In this water converges to a single point, in this water converges to a single point inside the basin known as sink, inside the basin known as sink, which may be a permanent lake, which may be a permanent lake or a point where, or a point where surface water is lost underground, or a point where surface water is lost underground, or a point where surface water is lost underground। एंडोरिक ड्रेनेज बेसिन का मतलब ये है, अभी मैंने आपको बताया कि नदियां जो है वो या तो बे ऑफ बंगाल में मिल रही हैं या वो अरेबियन सी में, मगर कुछ नदियां ऐसी हैं जो जमीन में ही खत्म हो जाती हैं, वो पानी के दरिया तक, वहां पर समुद्र तक पहुंचती नहीं है। जैसे लूनी रिवर, लूनी रिवर जो है वो रेगिस्तान में ही खत्म हो जाती है, एक पॉइंट पर गुजरात में जाकर के वो गायब हो जाती है नदी, उसके आगे वो कहीं नहीं जा रही है। ऐसे ही कभी ऐसा होता है कि एक नदी बहती आ रही है और उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी लेक पड़ी और इस लेक में उसने अपना पानी ला करके ड्रेन कर दिया, ये नदी यहाँ पर खत्म हो। अब इस रिवर का तो एग्जिस्टेंस यहाँ पर खत्म हो गया, मगर एक बैलेंस बनाने के, क्योंकि एक किसी जगह पर आप कितना पानी भर सकते हैं, लिमिट होती है, और उस पानी को निकलने के लिए एक एग्जिट पॉइंट भी चाहिए। तो ऐसा होता है अक्सर करके एक दूसरी रिवर इस जगह से शुरू हो जाती है, एक बैलेंस बना रहता है। मगर मेन फोकस में ये लेक रहेगी क्योंकि इसमें बहुत पानी है, ये तो केवल एक एग्जिट पॉइंट है। तो ऐसे को जहाँ पे समुद्र में नदियां खत्म नहीं हो रही हैं बल्कि जमीन में लेक, किसी किसी भी शहर में लेक हो सकती है, गाँव में कहीं भी लेक हो सकती है, वहां नदी आके खत्म हो रही है, या रेगिस्तान में नदी खत्म हो रही है, तो मेन कॉन्टिनेंटल एरिया में अगर खत्म हो रही है तो उसको हम एंडोरिक ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। ठीक है, जरूरी ऐसा नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये तो केस टू केस वेरी कर सकता है। जैसे हमारे झेलम रिवर है, तो झेलम में नाम कंटिन्यू करता है,
मगर ऐसा जरूरी नहीं है, नदी एक यहाँ पे खत्म हो गई है, दूसरी नदी शुरू हो रही है। ठीक है, देखिए हेडिंग डालिए। हाँ, सरस्वती तो बल्कि अंडरग्राउंड है। देखो, सरस्वती एक मिस्टीरियस रिवर है, उसके बारे में अभी कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारी रिसर्च अभी भी सफिशिएंट नहीं है। जैसे हम ये कहते हैं, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं कि वो खत्म कैसे हुई, हमें सब कुछ पता है, मगर हमें ये पता ही नहीं है कि वो खत्म कैसे हुई। ये सारी बातें हैं कि बाढ़ आई होगी, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा। क्लाइमेट चेंज कितना हो गया होगा आज के मुकाबले तो नहीं, उनकी संतानें हम हैं, हम तो जिंदा हैं। इससे ज्यादा गर्मी तो नहीं रही होगी उस टाइम में, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ी हो। तो ऐसे में कोई भी एक बहुत टेनेबल पॉइंट कि हाँ बिल्कुल यही काम हुआ होगा, या आग लग गई होगी, तो बड़ी बड़े अग्निकांड हुए हैं, मगर पूरी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जल के राख हो जाएगी, ये तो बात समझ में नहीं आती ना। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम बुक्स तक रखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतनी प्रैक्टिकल लगती नहीं है। अब सरस्वती नदी पर जब तक एक पुख्ता रिसर्च हो नहीं जाती, एविडेंस हमें मिल नहीं जाता, तब तक कुछ भी कहना बेमाने होगा। लेकिन हेडिंग डालिए, ड्रेनेज डिवाइड। ड्रेनेज डिवाइड, जरा इस डायग्राम को देखेंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये ठीक है। नदी यहां से यहां जा रही है और नदी यहां से यहां जा रही है, इस बीच में नदी नहीं होगी कहीं भी। तो ये क्या है? ड्रेनेज डिवाइड। लिखिए, है, पहाड़ है, पहाड़ है, पूरे पहाड़ है। एक, मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश से लेकर के नीचे। अच्छा, ईस्टर्न घाट में क्या है? जब हमने ईस्टर्न घाट पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें फिजियोग्राफिक डिसकंटिन्यूटी बहुत ज्यादा मिलती है, और वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो ये वाली बात है, देखिए दोनों, हाँ बीच में से जुड़े हुए हैं, मगर उसमें गैप्स आ जाते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, समझ नहीं रहे। वो अपना तो उसमें अपहीवल्स है ना, ऐसा ऐसा बना हुआ है ना, वो कोई प्लेन थोड़ी ना होगा ऊपर से। दो पहाड़ों की श्रृंखलाएं साथ में चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, और उसके बीच में गैप्स होते हैं। जैसे शेनकोट्टा गैप मैंने आपको पढ़ाया था, भूल गए होंगे। हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो, ड्रेनेज डिवाइड। ड्रेनेज डिवाइड इज अ सेपरेशन बिटवीन, ड्रेनेज डिवाइड इज अ सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट ड्रेनेज basins, two adjacent drainage basins. It is usually a high ridge. Drainage divide is a separation between two adjacent drainage basins, comma. It is usually a high ridge. It is usually a high ridge. Ridge होती है, टीला समझते हैं? टीला क्या होता है? जो बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो। तो एक बहुत हाई एल्टीट्यूड वाली पहाड़ी, मतलब हाई एल्टीट्यूड जिसका नहीं है, ऐसी थोड़ी नीची पहाड़ी की एक अगर श्रृंखला चल रही है, एक बेल्ट चल रही है, उसको हम रिज बोलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, जैसे दिल्ली रिज वाला जो एरिया है तो वही है, वो अरावली का एक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उसको दिल्ली रिज बोल देते हैं। दिल्ली में जितना जंगल है वो है ही दिल्ली रिज में। अगर दिल्ली रिज ना हो तो देयर इज नो फॉरेस्ट इन दिल्ली। दिल्ली में केवल सरकारी घर हैं, रेफ्यूजीज के घर हैं, और लोगों के बड़े बंगले हैं। नेचुरल फॉरेस्ट के नाम पर वो दिल्ली रिज में एरिया पड़ता है। चलो देखो, रिवर बेसिन हेडिंग डालो, रिवर बेसिन। इसमें लिखेंगे रिवर बेसिन एंड वाटर शेड, आगे लिख लेंगे एंड वाटर शेड। यस, वाटर शेड। नहीं नहीं नहीं, डेक्कन ट्रैप जो है, ट्रैप एक जो वर्ड है, TRAPP, ट्रैप मतलब होता है स्टेयर्स। ठीक है, जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन या ऑस्ट्रियन का है, वहां से लिया गया है। डेक्कन ट्रैप क्या है कि जो लावा जब निकला तो वो उसने पूरा एरिया को कवर कर लिया, फिर वो धीरे धीरे करके सूखा तो पूरी एरिया ब्लैक हो गया। समय के साथ उसमें इरोजन हुआ तो वहां पे ब्लैक सॉइल का रीजन है। मगर वहां जो पहाड़ियां हैं वो उनकी शेप ऐसी जैसे पहाड़ वो है, सीढ़ियां हैं, तो उसको डेक्कन पेनिनसुला में सीढ़ियों वाला इलाका, उसको डेक्कन ट्रैप बोला जाता है। डेक्कन ट्रैप वो एक अलग चीज है। और जो ड्रेनेज डिवाइड है, ड्रेनेज डिवाइड तो किसी भी जगह हो सकता है। ड्रेनेज डिवाइड का मतलब ये है कि एक ऐसा फिजियोग्राफिक फीचर
जो एक तरफ बहने वाली नदी के पानी को दूसरी तरफ आने से रोकता हो, वो ड्रेनेज डिवाइड है। एक नेचुरल हर्डल है, वरना क्या भरोसा वो पानी बहता हुआ इस तरफ आ जाता। मगर जो नदी ईस्ट में बह रही है वो हजारों साल से ईस्ट में ही बह रही है, वो कभी वेस्ट में नहीं आई, क्योंकि वेस्ट में उसके सामने एक पहाड़ खड़ा हुआ है। वो है ड्रेनेज डिवाइड। दो अलग अलग ड्रेनेज को वो नर्मदा के पानी को गोदावरी के पानी में मिलने से रोकेगा। एक ड्रेनेज नर्मदा का है और एक ड्रेनेज गोदावरी का है, उन दोनों के पानी को जो रोक रहा है वो है ड्रेनेज डिवाइड, वेस्टर्न घाट। ठीक है, लिखिए रिवर बेसिन एंड वाटरशेड। बोथ द टू आर both the two are the areas of land both the two are the areas of land that drain to a particular water body such as lake, stream or river. So that drained to a that drain to a particular water body such as lake, stream or river, such as lake, stream or river. Full stop. Next लिखेंगे, next paragraph. In river basin all the water drains to a large river. ये जो डायग्राम हमने बनाया, in river basin all the water drains to a large river. Full stop. The term watershed describes a smaller land area that drains to smaller streams comma lake or wetland. Comma lake or wetland. Full stop. There may be many smaller watersheds within the river basin. ठीक है, तो इसी डायग्राम को अगर मैं फिर से एक बार आपके सामने ड्रॉ करूं तो आपको बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पहाड़ हैं, ठीक है, और इन पहाड़ों से एक नदी ये निकल रही है, और मान लीजिए एक नदी इधर से बहती हुई आ रही है। अब ये नदियां आपस में जाकर के मिल रही हैं, ठीक है, ये इसके आगे मिल रही है और ये नदियां बहती हुई आगे जा रही हैं और इन नीचे जाएंगी और समुद्र में मिल जाएंगी। इस पूरे सिस्टम को हम बोलेंगे ड्रेनेज बेसिन। मगर यदि हम सिंगल केस ले लें, जैसे अगर हम इसको नाम रखना यहाँ पर शुरू कर दें, तो जो चंबल है वो यमुना में मिल रही है और यमुना जो है वो गंगा में मिल रही है, कुछ ऐसा। अगर हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि अगर सिंगल केसेस हैं तो एक सिस्टम चंबल का होगा, एक यमुना का होगा, एक गंगा का होगा। 3 सिस्टम होंगे अलग अलग नदियों के। वो तीनों नदी का अपना एक होगा कि वो कहाँ से पानी वो उनका उद्गम हो रहा है, या कहीं पे किसी हाई एरिया में बारिश होती है तो वो चंबल में पानी बहता हुआ जाएगा। एक प्रॉपर एक सिस्टम है। वो बात अलग है कि फाइनली एक दूसरी नदी में जाके मिल रही है, मगर अगर हम उसे एज एन एंटिटी कंसीडर कर रहे हैं तो उसका अपना एक पूरा सेपरेट सिस्टम है। उस सेपरेट सिस्टम को हम वाटरशेड बोलते हैं। पर्टिकुलर रिवर का पूरा सिस्टम वाटरशेड होगा।
आपने जो लास्ट लाइन लिखी है, देयर मे बी मैनी स्मॉलर वाटरशेड विद इन दी रिवर बेसिन, समझ में आ गई बात? देयर मे बी मैनी वाटरशेड्स विद इन दी रिवर बेसिन। तो एक बड़े से रिवर बेसिन के अंदर बहुत सारे, जितनी नदियां उतने वाटरशेड है। ये पूरा बोर्ड आप रिवर बेसिन मान लो, और इस बोर्ड में 3 वाटरशेड है, चंबल 1, यमुना 2, गंगा 3, और ये पूरा गंगा रिवर बेसिन कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, गैंजेस, जब गैंजेस की बात होती है। ठीक है, चलो हेडिंग डालिए, डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर, डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। फर्स्ट दे आर, सॉरी, इसमें हिमालयन, उसमें लाइन बीच में खींच लेंगे, हिमालयन और पेनिनसुलर बीच में एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, हिमालयन में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, दे आर पेरेनियल, दे आर पेरेनियल। कभी भी ऐसा हो ना तो बीच में से पेज को होल्ड कर दिया करिए, लाइन खिंच जाएगी अपने आप। दे आर पेरेनियल, पेनिनसुलर में लिखेंगे दे आर सीजनल, they are seasonal. Then within Himalayan, second point is the volume of water increases twice, water increases twice, 2 बार बढ़ता है पानी इनमें जल स्तर, वन बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये मई के महीने की बात है, वन बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड अदर बाय मॉनसून। मॉनसून आता है जुलाई में, अगस्त तक उत्तर भारत में आता है, जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है उसमें एकदम पानी बढ़ जाता है। ठीक है, पेनिनसुलर में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस ओनली बाय मॉनसून, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस ओनली बाय मॉनसून। नेक्स्ट लिखिए, बेसिन्स आर ऑफन लार्ज, हिमालयन में लिखेंगे बेसिन्स आर ऑफन लार्ज, बेसिन्स आर ऑफन लार्ज। कहाँ हिमालय है, कहाँ गंगा है, वो कलकत्ता है। कितना लंबा रूट है, नदी बहती 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 कितना लंबा जा रही है, और यही जो नदियां हैं जो पेनिनसुलर रिवर्स है, वो महाराष्ट्र से निकली और आंध्र प्रदेश में वो खत्म हो गई, तो उसका तो रूट बहुत ही कम हुआ। क्या हुआ उसका रूट? तो जो बेसिन है वो उतना ही छोटा बनेगा ना। लिखिए पेनिनसुलर में, लिखिए बेसिन्स आर स्मॉल, बेसिन्स आर स्मॉल। देखो हर लाइन ऐसी है कि आपको इसकी एटलस की जरूरत पड़ेगी, बिना उसके कैसे सामने आएगा। नेक्स्ट लिखिए, हिमालयन में लॉन्ग कोर्स ऑफ फ्लो, लॉन्ग कोर्स ऑफ फ्लो, बड़ा लंबा दूरी पानी तय करता है, लॉन्ग कोर्स ऑफ फ्लो। पेनिनसुलर में स्मॉल कोर्स ऑफ फ्लो, स्मॉल कोर्स ऑफ फ्लो। नेक्स्ट विद इन हिमालयस, नेक्स्ट पॉइंट, लेस पेरेनियल रिवर्स, लेस पेरेनियल रिवर्स ड्रेन इनटू द सी, less perennial rivers drain into the sea because they form tributary to some major rivers, because they form tributaries to some major river। अरे हमारे यहाँ देखो नदियां कितनी ज्यादा है उत्तराखंड में, भीलांगना हमारे यहाँ है, अलकनंदा हमारे यहाँ है, भागीरथी हमारे यहाँ है, मंदाकिनी है, नंदाकिनी है, ठीक है, गौरी गंगा है, कितनी नदियां हैं, धौली गंगा है, और गंगा सागर में कौन जाती है? एक गंगा जाती है। यमुना भी सागर में नहीं जा रही है, चंबल भी नहीं जा रही है, केन नहीं जा रही, बेतवा नहीं जा रही, गोमती नहीं जा रही, गंडक नहीं जा रही, सोन नहीं जा रही, पुनपुन नहीं जा रही, सोनाली नहीं जा रही, कौन नदी जा रही? एक गंगा। और साउथ में नर्मदा,
भी जा रही है, तापी भी जा रही है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, वेनगंगा, पेनगंगा, सब अलग अलग जा रही हैं। शॉर्टर कोर्स भले ही है मगर वो सारी समुद्र में जा रही हैं, और हमारे यहाँ लॉन्गर कोर्स है मगर यहाँ पे ज्यादातर नदियां किसी एक नदी में जाकर के मिल जाती हैं, और फिर वो अकेली नदी जा रही है पानी लेकर के। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। सब मेजर रिवर, सब मेजर रिवर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पेनिनसुलर में लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्रेन डायरेक्टली इनटू द ओशन। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ड्रेन डायरेक्टली इनटू द ओशन। मैं भीषण गर्मी के समय में हैदराबाद गया, तो हैदराबाद से बेंगलोर अगर आप जाएंगे, कृष्णा नदी बीच में पड़ती है। एक जगह है बीचूपल्ली, यस, बीचूपल्ली, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है शायद, अनंतपुर या महबूब नगर, कुर्नूल, कोई एक जिला लगता है। और कृष्णा उसमें पानी ही नहीं दिख रहा था, जबकि कृष्णा नदी इस मैप पर भी मेजर रिवर आपको दिखेगी, माउथ ऑफ कृष्णा लिखा रहता है, वो पानी नहीं है। उससे ज्यादा पानी तो बरसात में अपने यहाँ आ जाता है, टपकेश्वर की नदी में, तमसा में। और वो उसका विस्तार इतना ज्यादा है, जो कोर्स है रिवर का वो बहुत वाइड था, में पानी नहीं था उसमें। इतना लंबा पुल था कृष्णा नदी का, और पानी नहीं है उसमें, नीचे बह ही नहीं रहा है। क्या करे, सूख जाता है पानी। मॉनसून में बारिश होगी तो पानी आ जाएगा, इसीलिए साउथ इंडिया में थोड़ा वो वाटर स्कार्सिटी रीजन कहलाता है। पहले साउथ में जो टेम्पल्स बनते थे, जब आप आईएएस की अगर पढ़ाई करें तो उसमें लिखा एक चैप्टर होता है आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ता है आर्ट एंड कल्चर में। उसमें जब हम द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसका एक फीचर होता है कि टैंक्स आर ऑलवेज देयर। राजा जब मंदिर का निर्माण कराते थे तो एक बहुत बड़ा वाटर टैंक बनवाते थे। ठीक है, अब उसका नाम कास्टिज्म दे दिया गया कि कास्ट की वजह से नहीं छूने देते वो हर किसी को, कि केवल मंदिर के पुजारी छुएंगे, हर कोई नहीं छुएगा। मगर उसके पीछे का कारण ये भी था कि अगर हर कोई उसे छुएगा तो उसको शुद्ध का नाम देकर के कि ये देवताओं के लिए है, इससे हर कोई नहीं, केवल पुजारी लेगा। इससे सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है। समझ लो अगर वो पानी हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, किसी कोई सिरफिरा आया और उसने उस पानी में कुछ भी उल्टा सीधा मिला दिया, तो पूरे गांव में महामारी फैल सकती है, सब जान से जाएंगे अपनी। ठीक है, तो इससे अच्छा मंदिर परिसर में एक टैंक है, जिससे गांव की प्यास बुझाने का काम होगा। पूरे राजकाज जो भी होंगे वो सब होंगे, मंदिर की अपनी जरूरतें भी वहां से पूरी होंगी, और वो एक टैंक सिक्योर्ड रहेगा, आप उसे छुएंगे नहीं। कितनी अच्छी व्यवस्था थी। बेंगलोर में ऐसे बहुत सारे टैंक्स हुआ करते थे। आज के टाइम में टैंक्स में मिट्टी भरी, पूरा प्लॉट क्रिएट हुआ, घर बना लिया। अब रो रहे हैं कि पानी नहीं है हमारे, पानी होगा कहाँ से? पानी के ऊपर तो आपका घर बना हुआ है, और एक घर नहीं है, बिल्डिंग्स बना रखी हैं पूरी पूरी। जो उसी जमीन से एक परिवार का काम चलता था, आज वहां पर उन्होंने 1,000 परिवार रुकवा दिए उतने से ही प्लॉट के ऊपर। तो कैसे काम चलेगा? ये बात ही बात है। लिखिए, दे आर नेविगेबल, हिमालयन रिवर में लिखेंगे, दे आर नेविगेबल। नेविगेबल मतलब, नेविगेबल मतलब, हाँ मतलब नाव चला सकते हैं। पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉन नेविगेबल। पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉन नेविगेबल, उसमें तो पानी नहीं होता है, इतना पानी नहीं होता है कि नाव चलेगी कहाँ से। जो नाव बड़ी, जिसमें अगर आप कुछ गुड्स या फ्रीट लेकर जाना चाह रहे हैं या बहुत सारे लोगों को बिठा कर ले जाना चाह रहे हैं, नाव कहाँ चलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में नाव चलती है। तो ब्रह्मपुत्र में मैंने तो कभी देखी नहीं, मगर कभी आप यूट्यूब पे या किसी में देखें, आप देखेंगे ब्रह्मपुत्र पूरा समुद्र जैसी नदी है, वो नदी नहीं लगती है किसी लिहाज से, इसीलिए उसको ब्रह्मपुत्र कहा गया। वो मेल मैनिफेस्टेशन में एकमात्र नदी है जिसको मेल के तौर पर कंसीडर किया जाता है, बाकी सारी नदियों को स्त्री माना गया है। हाँ, ब्रह्मपुत्र जो है वो मेल मानी गई है, पुत्र है वो, उसका इतना विस्तार है। गंगा में नाव चलती हैं, पटना, प्रयागराज, भागलपुर, ये वाला रीजन जो है, साहबगंज, इसमें गंगा में नाव चलती है। साउथ में नाव चलाने के लिए वो उतना वायबल नहीं है। लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मिएंडरिंग इज एपरेंट। मिएंडरिंग, मिएंडरिंग मतलब क्या होता है? ये होता है मिएंडरिंग, नदी जो आ रही है वो मिएंडरिंग कर रही है। मिएंडरिंग,
आपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ ली? चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। Meandering is apparent due to friable or soft land. Due to soft land. Peninsular में लिखेंगे meandering is not evident. Meandering is not evident due to presence of hard rocks. Due to presence of hard rocks. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हिमालयन में, दे फॉर्म डेल्टा एट देयर माउथ, दे फॉर्म डेल्टा एट देयर माउथ, दे फॉर्म डेल्टा एट देयर माउथ। और पेनिनसुलर में लिखेंगे दे फॉर्म एस्चुअरीज और स्मॉलर डेल्टा, दे फॉर्म एस्चुअरीज, स्पेलिंग देखेंगे एस्चुअरीज, दे फॉर्म एस्चुअरीज और स्मॉलर डेल्टा। नर्मदा और तापी नदियां जो है ना, उसमें आगे लिख लेंगे लाइक नर्मदा एंड तापी फॉर्म एस्चुअरीज, लाइक नर्मदा एंड तापी फॉर्म एस्चुअरीज, नर्मदा एंड तापी फॉर्म एस्चुअरीज। जैसे मान लो ये जमीन है, अरे मैंने आपको एक इमरजेंट और सबमर्जेंट कोस्ट पढ़ाया था, क्या होता है? हाँ, वो उठ रहा है वहां से, यस। तो इमरजेंट अपना कौन सा, ईस्ट है कि वेस्ट है? सोच के बोलो। एग्जाम में वाइटनर लगाना अलाउड नहीं है ध्यान है ना, इसीलिए कहा जाता है। सही, हमारा जो भारत है उसका जो वेस्टर्न कोस्ट है, मतलब मुंबई, कांडला, अभी कांडला कोर्ट के 25 वर्ष पूरे हुए हैं, मुंद्रा के, ठीक है। तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये आपके वेस्टर्न साइड पे पड़ते हैं। वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा समुद्र से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो नदी से ऐसे करके उठ, वो उससे समुद्र से ऐसे करके उठता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बड़ा सा पानी का जहाज आएगा तो वो जैसे किनारे पर आएगा वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और यहाँ से टकरा जाएगा। तो ईस्टर्न कोस्ट पर बहुत बड़े पानी के जहाज नहीं लाए जा सकते हैं, जबकि वेस्टर्न कोस्ट क्या है कि पानी जो है वो पूरा यहाँ तक है। तो बड़े वाले पानी के जहाज जो है वो बिल्कुल कोस्ट तक आ सकते हैं, टकराएंगे नहीं। ये बात समझ में आई आपको? आ गई? फिर से सुनो, क्योंकि आपकी आंखें नहीं कह रही हैं, आपके सामने आया है। अगर ये कोस्ट जो है ना, जैसे मान लो, अरे सेडान गाड़ियां होती हैं जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, तो अगर आप उनको उसमें लेकर जाएंगे और आगे से भिड़ने का डर रहता है। अगर बहुत स्टीप है पहाड़ी तो उस पर भिड़ जाएगी वो गाड़ी नीचे, या बहुत ऊंचा स्पीड ब्रेकर है तो गाड़ी का तल टकराता है। सिमिलरली अगर ये कोस्ट है, ये ऐसे करके उठ रहा है, तो ये पानी का जहाज यहाँ तक आया, अब वो जैसे इस डायरेक्शन में उसने बढ़ना शुरू किया, यहाँ जाकर के टकराएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर टकरा जाएगा। इसलिए बेहतर है कि उसे दूर रखो, वरना करोड़ों रुपए का लॉस हो सकता है। अगर यही समुद्र जो है ये इतना पानी का यहाँ तक स्तर है, तो इसके ऊपर अगर कोई जहाज आ रहा है, फॉर एन इंस्टेंस एक जहाज आ रहा है, तो ये यहाँ तक बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है ये ऊपर उठा हुआ है, ये ऊपर उठा हुआ है। जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो समुद्र के मुकाबले थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, अगर ये पानी का स्तर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब आप इसी चीज में एक नई बात ये जान लो कि जब नर्मदा नदी बहती हुई आ रही है तो वो ऊपर से नीचे ही तो गिरेगी, ऊपर से नीचे गिरेगी। ये पानी का, नदी का ऊपर से नीचे गिरने को ही ईश्वरी बोलते हैं। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे अगर एक मेरी जरा सी बात समझ में आ गई। तीन कॉन्सेप्ट बल्कि समझ में आ जाएंगे। ज्योग्राफी का इमरजेंट एंड सबमर्जेंट कोस्ट आपको समझ में आ गया। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारे सारे मेजर पोर्ट उधर ही क्यों हैं। मुंबई सबसे बड़ा पोर्ट, नावा शेवा, कांडला, मुंद्रा, ये सब बड़े बड़े पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर, ये सब बड़े माने जाते हैं। क्यों बड़े माने जाते हैं? क्योंकि वो उठे हुए हैं, उनके बड़े जहाज जा सकते हैं।
तो ये इसमें सबमर्जेंट है, ऊपर तक इसमें पानी आता है, जहाज आ सकता है, और ये जो ऊंचाई है इसी से पानी गिर रहा है, इसको हम ईश्वरी बोल रहे हैं। नर्मदा भी ऐसी है, नर्मदा बहती है किसके बीच में? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, ठीक है। और सतपुड़ा के नीचे फिर कौन सी बह रही है? तापी, तापी भी ईश्वरी बनाती है, ठीक है। ऑनलाइन में जो है निवेदिता जी, सुरभि जी, आपको समझ में आया मैं क्या बोल यस रहा हूँ? सर। यस दोनों सर। दोनों को पक्का बात समझ में आ गई ना? हाँ जी यस हाँ सर। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हाँ हाँ, इमरजेंट में तो हल्दिया पोर्ट मैंने पढ़ाया आपको। एंडोरिक, एंडोरिक नहीं होगी, गंगा क्यों होगी एंडोरिक? हाँ, और एंडोरिक, एंडोरिक तो इसको भी नहीं बोलेंगे, यमुना को भी नहीं बोलेंगे। कभी आप ये बात मत सोच लेना कि एक नदी ट्रिब्यूटरी बन रही है और वो बीच में, जैसे यमुना है वो गंगा में मिल गई तो आपने ये मान लिया कि यमुना एक एंडोरिक रिवर, नहीं। बात यह है कि एक नदी जिसका पूरा ही अस्तित्व खत्म हो गया, एक ड्रेनेज बेसिन का अस्तित्व अगर जमीन पर खत्म हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना, वाटरशेड की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो उसको एंडोरिक नहीं बोलेंगे। पूरा का पूरा ड्रेनेज बेसिन खत्म होना चाहिए कि अब उस नदी का एक बूंद भी अब आगे नहीं जा रही है, वो खत्म हो गई यहाँ पर, वो होता है एंडोरिक बेसिन। समझ में आ गया? लिखो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, नए पेज पे लिखते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। इसमें ए लिखेंगे, कैपिटल ए। कौन सा? इंडस सिस्टम, इंडस सिस्टम। देखिए, द इंडस रिवर सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड नीलम। चेनाब एंड किशन गंगा लिखेंगे, ब्रैकेट में नीलम लिखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किशन गंगा बोलती है। चेनाब एंड किशन गंगा, ठीक है। सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब एंड किशन गंगा, विद इन ब्रैकेट लिख लेंगे नीलम। ये नीलम रिवर या किशन गंगा रिवर है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर भी बनाती है, और ऐसा है कि वो बह रही है और सामने वो पाकिस्तान दिखता है और ये रहा इंडिया, दोनों तरफ गार्ड्स घूमते रहते हैं, गांव के लोग हैं वो पानी भरने के लिए आते हैं और सामने साफ दिखता है पाकिस्तान। बस ये है कि उन एरियाज में कभी भी सीज फायर का उल्लंघन इसलिए नहीं होता है क्योंकि फिर सिविलियंस मारे जाएंगे, और सिविलियन अगर मार दिया जाता है तो फिर युद्ध की स्थिति बन जाती है, जैसे आजकल इसराइल में चल रहा है। देखिए इंडस, इंडस, देखेंगे इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इट इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है? भारतीय प्रायद्वीप का क्या मतलब है? इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसे हम बोलते हैं, क्या इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई अंतर है? एटलस निकालो, वर्ल्ड मैप खोलो जरा, पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल एंड में पहुंच जाओ, 100 नंबर पेज होगा, 102 है। उसमें पुराने वाले एडिशन में 100 नंबर का पेज है। आ गया? भारत देखो इसमें कहां पर है, एशिया देखो, अफ्रीका के वेस्ट में देखो, ये पूरा अफ्रीका है जहां आपने उंगली रखी है। अब इसके वेस्टर्न डायरेक्शन में जाएंगे तो ये रहा भारत, देखो ऊपर इंडियन ओशन के नॉर्थ में, ये रहा भारत, ठीक है। अब आप देख रहे हैं भारत है, भारत के साथ साथ बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, नेपाल है और भूटान है, इतना पूरा है। ये पूरा क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया, और उसका एक पूरा ये इंडियन प्लेट है,
टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे होती है ना, एक इंडियन प्लेट है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। हाँ हाँ हाँ, इंडियन, जो जिससे हिमालय बने हैं, हाँ ठीक है। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। इसीलिए जब भूकंप का झटका लगता है तो अफगानिस्तान में हिंदू कुश के पहाड़ को एपिसेंटर बोलते हैं, और दिल्ली में, गाजियाबाद में और देहरादून में झटका लगता है। क्यों ऐसा होता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अभी आपने सोचा ना इतना दूर तक कैसे झटका जा रहा है एक प्लेट में, वो पूरी प्लेट एक है। ठीक है, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। इंडिया इज अ कंट्री एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। ये भौगोलिक यूनिट है पूरी, इसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलो लिखो, इट राइजेस फ्रॉम मानसरोवर लेक। इट राइजेस फ्रॉम मानसरोवर लेक in Bokharchu Glacier, in Bokharchu, Bokhar, Bokhar, Chu, Bokharchu Glacier, on the northern slope of Mount Kailash, on the northern slope of Mount Kailash। आज माननीय प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ में हैं और उन्होंने कैलाश पर्वत के दर्शन किए पिथौरागढ़ में बैठ करके। माउंट कैलाश, फुल स्टॉप। इट एंटर्स इंडिया नियर दामचोक। It enters India near Damchok, 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 Damchok. Full stop. It flows through Jammu It Kashmir enters India. near Damchok. Near Damchok. It flows through Jammu Kashmir, Ladakh, Gilgit and Baltistan. It flows through Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit and Baltistan. गिलगित एंड बाल्टिस्तान जो है, दे आर ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आते हैं, पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में है। भारत सरकार प्रयास कर रही है इसे वापस लेने का। गिलगित एंड बाल्टिस्तान, फुल स्टॉप। जस्कर एंड श्योक रिवर्स, स्पेलिंग देखेंगे, जस्कर एंड श्योक रिवर्स, श्योक, जस्कर एंड श्योक रिवर्स आर इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज। Are its main tributaries. Indus takes a syntaxial bend, syntaxial, 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 syntaxial. Indus takes a syntaxial bend near Attak. अटक, अटक क्या है? एबटाबाद, जैसे आज के टाइम में एबटाबाद बोलते हैं, जहाँ कुख्यात आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खत्म किया गया था, उनके घर में घुस करके मारा गया था। देखो पाप का तो ऐसा ही अंत होता है, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, ऐसा ही अंत होता है। आपको भले ही कोई नहीं मार पाएगा, मगर आपको आपके कर्म मार डालेंगे। ठीक है, जैसे दाऊद इब्राहिम है, पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, उनके जावेद मियादाद के समधी बने बैठे हैं। पाकिस्तान कहता है कि हम तो शांति प्रिय देश हैं। बताइए, आपके यहाँ के क्रिकेटर आतंकवादियों के समधी हैं। दुनिया में पहली बार सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे 1993 में। दुनिया ने पहली बार जाना था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैं जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूं तो मैं उनको टाइमिंग नोट करवाता हूँ, 2 मिनट, 5 मिनट, 14 मिनट, 12 मिनट, ये था। ऐसे बम फटे थे, पूरे दिन बम फटे थे मुंबई में। उनके समधी क्रिकेटर है, शांति प्रिय देश के क्रिकेटर है, वो एबटाबाद का जो इलाका है। और ये सब जब वो उसी में ही रहते हैं, इन्होंने क्या किया, वो इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं, ये सब कराची में रहेंगे, रावलपिंडी में रहेंगे, वो मेन जगह से दूर रहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार बुरा फंसेगी किसी दिन, तो हो सकता है इन्हें पकड़ ले। मालूम सबको सब बात रहती है, क्योंकि सारे निकलते पाकिस्तान में ही है। मुझे कभी कभी लगता है, लोग कहते हैं कि सन 47 में हमारे नेताओं से गलती हुई, देश अलग कट गया। मुझे बड़ी खुशी होती, कट गया, क्योंकि हमारी अपनी इतनी समस्याएं हैं। सोचिए, ये भारत की समस्या होते आज के समय में। इससे अच्छा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक बात कही जाती है कि बहुत अच्छा है तुम दूर बैठो हमसे, तार के उस पार। देखेंगे
Indus takes a syntaxial bend near Attock, where Kabul River of Afghanistan joins it, where Kabul River of Afghanistan joins it. Thereafter Indus flows through Potwar Plateau. Indus flows through Potwar Plateau, Potwar, Potwar Plateau, and Salt Range. Potwar Plateau and Salt Range. Salt Range, काला नमक आता है ना, काला नमक सॉल्ट रेंज से ही आता है। काला नमक पूरे पूरे पत्थर होते हैं, अगर देखा होगा आपने काले नमक का, गुलाबी पत्थर होता है, हाँ बड़ा चमक मारता है वो उस समय में, फिर उसको कूटते हैं। ये तो उसकी चमक इसलिए भी खत्म हो जाती है ना, एक तो अपने यहाँ एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, मिलावट होती है सब चीजों में। एकदम शुद्ध अगर होगा, जैसे जो शुद्ध हींग होती है वो भी ईरान वगैरह साइड से आती है, हमारे भारत में उतना नहीं है उसका, ये सारा इम्पोर्टेड सामान होता है। अगर वो इम्पोर्ट होते में इतना महंगा हो जाता है कि लागत निकालने के लिए और उसको बेचने के लिए मिलावट करना ठीक है। जैसे एक बार की बात है, तो हमारे यहाँ दूध वाला आया, तो मेरी माँ ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास अगर थोड़ा दूध बचा हुआ हो हमें दे दो। तो बोला मैडम अभी तो नहीं है, आप मुझे 1 घंटा पहले बता देती तो मैं ले आता, मैं आपको दे देता, ले नहीं आता, मैं आपको दे देता। तो मेरे दिमाग में बात आई, क्या आदमी मालदेवता से आता है दूध लेकर के? और एक दिन मेरी उससे ऐसी बात हो रही थी, मैंने भैया कब निकलते हो, तो बोला था सुबह 4 बजे निकलता है। जो इंसान सुबह 4 बजे दूध लेकर के निकल गया, वो 8 बजे ये कह रहा है कि मुझे 1 घंटा पहले बता दे तो मैं आपको दूध दे देता, मतलब 7 बजे दूध में पानी मिला देता। और वो क्या करता, मेरी माँ इतनी नासमझ, उन्होंने उसको दूध में पानी मिलाने का समय नहीं दिया। मैंने कहा भाई उसको वक्त दो, 15-20 मिनट दो, वो पानी मिलाएगा और आपको 1 लीटर दूध ला करके देगा, तब उसका भी काम चलेगा। इससे अच्छा है अगर आप जिससे जो कुछ लेते हैं वो लो, बाहर से खरीद लो, कंपनी से कुछ चीज ब्रांडेड ले लो, ठीक रहेगा। जो भी खुली चीजें मिलती है मेले में इन सब में, उसमें ज्यादातर एडल्ट्रेशन सामने आता है। सॉल्ट रेंज ही वो जगह है। जरा निकालो, जरा ये एटलस देखो, पाकिस्तान निकालो, पाकिस्तान। चलो मैं भी अपना खोलता हूँ तो इससे इजी हो जाएगा। देखता हूँ मैं जरा, पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान आप देखेंगे एशिया के मैप के बाद आपको मिलेगा एक मैप होगा, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड पाकिस्तान। वही खोलिए, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान देखो जरा, पाकिस्तान में इंडस रिवर आपको मिलेगी। इंडस रिवर जो है वो इस्लामाबाद के साउथ वेस्ट में पोतवार प्लेट्यू से बहती हुई नीचे की ओर जा रही है। पाकिस्तान का मैप निकाला, आप सबसे पहले राजधानी इस्लामाबाद लोकेट करिए। राजधानी इस्लामाबाद के नॉर्थ में आपको एबटाबाद लिखा हुआ दिखेगा। ऑनलाइन में आपके पास मैप है क्या निवेदिता जी, सुरभि जी? यस सर, एटलस है। एटलस है ना, तो एटलस में आप जरा पाकिस्तान का मैप देख लिया आपने? यस सर, निकाल दे। जल्दी देखिए, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड पाकिस्तान, ये इंडेक्स में देखिए लिखा होगा। वो पेज को खोलेंगे तो इस्लामाबाद के उत्तर में आपको एबटाबाद लिखा नजर आ रहा है, नाथिया गली जो पीक है उसके साउथ ईस्ट में। ये एबटाबाद के पास से देखो इंडस रिवर एंट्री ले रही है, यही एबटाबाद अटक है। शिवाजी ने कहा था अटक से कटक तक हिंदू पथ पातशाही, ये उन्होंने नारा दिया था कि जो अटक है एबटाबाद और भुवनेश्वर के पास कटक, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, कि वहां से लेके यहाँ तक पूरे में मराठा साम्राज्य स्थापित करूंगा, हिंदू पथ पातशाही, भगवा ध्वज लहरा दूंगा, ये उन्होंने उस जमाने में बात कही थी। मगर उनको उतना मौका नहीं मिला, अपने यहाँ तो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा रहती है ना, तो कभी हो नहीं पाया वो काम। वरना ये पूरा वो मराठा साम्राज्य बनाने का उनका, जब आप मराठा एम्पायर पढ़ेंगे तो ये लाइन है इसमें जरूर आएगी। सर इस पे एबटाबाद से एपेटाबाद नहीं शो हो रहा है, कहाँ पे होगा? आपके पास ऑक्सफोर्ड की एटलस है, यस सर, ऑक्सफोर्ड की ही है। तो इस्लामाबाद देखिए,
स्टूडेंट यस सर, एटलस। इस्लामाबाद मिल गया। हाँ यस सर, स्टूडेंट एटलस है। हाँ, तो इस्लामाबाद के उत्तर में एबटाबाद नहीं मिला आपको? यस सर, इससे मिल गया, मिल ऊपर गया ही ना? था जस्ट। यस, तो बस वहीं से देखेंगे तो इंडस रिवर पाकिस्तान में एंट्री ले रही है, उसके थोड़ा नॉर्थ से देखेंगे। और वही इंडस रिवर जो है वो पोतवार प्लेट्यू सॉल्ट रेंज रावलपिंडी के पास का इलाका है। वहीं देखो, राजधानी इस्लामाबाद के यस पास सर। में कोतवार प्लेट्यू, और वहीं पर ही साउथ सॉरी सॉल्ट रेंज है रावलपिंडी के साउथ वेस्ट में। मिल गया? इसको ओके पूरा सर। क्रॉस करती हुई वो इंडस रिवर जो है नीचे जा रही है, माउथ ऑफ इंडस बिल्कुल एकदम साउथ पाकिस्तान में देखेंगे, कराची के पास में। मिल गया? अच्छा, इसमें बीच में देखोगे तो बहावलपुर के पास में सतलज नदी झेलम में मिल रही है। सॉरी, झेलम जो है वो सतलज में मिल रही है बहावलपुर के पास में, और ये सतलज जो है आगे जाकर के इंडस में मिल जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हमें ध्यान में रखना है। मैं अभी आपको जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो एक एक नदी को हम कंसीडर करेंगे। ये मैप हो सकता है आगे भी काम में आएगा। देखिए, इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची। इट ड्रेन्स इन अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची। कराची जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस की राजधानी है। सिंध हमारे राष्ट्रगान में आता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तो जो सिंध है वो अब नहीं है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो अब सिंध हमारे पास नहीं है। इसलिए बहुत सी बार ये कहा गया कि इसमें अब सिंध को हटा करके कर दो पंजाब असम गुजरात मराठा। मगर राष्ट्रगान को बदलना ये एक झंझट का काम है, इसको कोई करना, प्रधानमंत्री कोई भी इस पे हाथ नहीं रखेगा। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही क्लियर कन्विक्शन चाहिए होता है ऐसे काम करने के लिए। राष्ट्रगान में जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ है उसमें शब्दावली बदल देना, इसके लिए तो बहुत लोगों से आपको आलोचना अपनी झेलनी पड़ेगी। लोग खुलेआम आपकी बुराई करने के लिए, हो सकता है आपका पुतला फूंक दें, जुलूस निकाल दें, इतना कोई नहीं करता है। ठीक है, और अब उनका हो सकता है विजन हो कि वो सिंध को भी लाना चाह रहे हो, इसलिए भी नहीं बदल रहे हैं। वैसे भी जिस हिसाब से पाकिस्तान की हालत है वो देश जैसा चल तो रहा नहीं है, बुरी हालत चल रही है उनकी। देखिए, इट इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी साउथ ऑफ कराची। Full stop. It has following tributaries. It has following tributaries. देखिए, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, दो तरीके की। देखो, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ भी है, भारत में बहुत इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत है भारत में, पाकिस्तान में भी महंगाई। मगर हमारे यहाँ की और उनके यहाँ की महंगाई की एक फंडामेंटल डिफरेंस। हमारे यहाँ की महंगाई जो है ना वो डिमांड की वजह से है, क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग नौकरी करते हैं। जब से कॉर्पोरेट कल्चर भारत में आया है हर इंसान नौकरी कर रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ डिमांड कर ही रहे हैं। एक रिक्शा वाला ऑटो वाले के पास भी आजकल बहुत अच्छा फोन चल रहा है, उसके घर में भी वाईफाई उसने लगवा लिया है। ये डिमांड है, इससे महंगाई बढ़ती है, तो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है। उनका क्या है, शॉर्टेज है। तो एक तो होती है डिमांड साइड का इन्फ्लेशन होता है और एक होता है सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन। उनका सप्लाई साइड वाला इन्फ्लेशन है, बेचारे भूखे मर रहे हैं वहां के लोग। उन पे आटा नहीं है, उनके पास फ्यूल नहीं है, उनके पास सब्जियां नहीं है, दाल नहीं है, सबसे लड़ लिए, कोई उनकी मदद करने को राजी नहीं है। और जितना जो भी टैक्स का पैसा आता है वो सारा उठा के आर्मी को पकड़ा देते हैं कि तुम कश्मीर में अपना एजेंडा चलाते रहो। तो इंसान मर रहा है, लाइट नहीं है, पाकिस्तान में लाइट नहीं आती है, प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे हैं माइक ऑफ हो गया लाइट चली गई, ये स्थितियां हो रही हैं, संभल नहीं रहे हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हम लिखेंगे, एक तरफ लेफ्ट बैंक लिख लो, एक तरफ राइट बैंक लिख लो। लेफ्ट बैंक में लिखो जस्कर सुरू, जस्कर सुरू, ये लेफ्ट बैंक लिख रहे हैं। सोन, जस्कर सुरू सोन, झेलम चेनाब, झेलम चेनाब, रावी, सतलज, रावी ब्यास सतलज, घग्गर और हकरा, घग्गर और हकरा। इस घग्गर को सरस्वती भी बोलते हैं, घग्गर।
सिविल सर्विस में इंडस रिवर में 2022 में सवाल आया था, सिविल सर्विस प्रीलिम्स में, और ऐसा क्वेश्चन बना के दिया था उन्होंने कि अच्छे अच्छे मिल गए थे। ये हालत है, 3 3 बार मैप बना करके देखना पड़ रहा था कि ये उसमें क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन उन्होंने रख दी थी कि इंडस रिवर में जो 5 नदियां हैं उनमें से 4 नदियां फाइनली किसी एक नदी में जाकर के मिलती है। अभी मुझे पूरा क्वेश्चन एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, और उसमें एक कंडीशन ये थी कि वो 4 नदियां जो हैं वो एक नदी में जाकर के मिलती है, फाइनली वो एक नदी जो है वो इंडस में जाकर के मिलती है। अब वो नदी बताओ कौन सी है। इतना कंफ्यूजन हो जाता है ना उसमें कि आप उसको कौन क्या कंसीडर करेंगे। उसका आंसर सतलज था। उसमें बेसिकली आंसर ये बनेगा कि जो साउथ सदर्न मोस्ट है ना, जो सबसे नीचे बह रही है, तो पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो हमें ये देखना है कि सारा पानी किस नदी में जा रहा है, तो सारा पानी सतलज में जा रहा है। तो जब ज्योग्राफी में, इसीलिए मैं कहता हूँ एटलस बहुत जरूरी है। देखो राइट बैंक पे लिखेंगे, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हम लिख रहे हैं। श्योक, श्योक, हमजा, श्योक, हमजा, गिलगित, श्योक, हमजा, गिलगित, स्वात। स्वात से एक बहुत बड़ी शख्सियत आती है। स्वात से कौन है? स्वात वैली से नोबेल पुरस्कार मिला है, और पीस, नोबेल पीस प्राइज मिला है उन्हें, बहुत कम उम्र में। लेडी हैं मलाला यूसुफजई, स्वात से आती हैं। पहले शांति की बात करती थी, अब भारत के विरोध में बोलती हैं। इट्स अ न्यू नॉर्मल। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ बोलना एक आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है। जो भी ऊंचा उठना चाहता है, जैसे कोई भी है, हाँ, तो पॉपुलैरिटी के लिए अमेरिका के खिलाफ बोलो, भारत के खिलाफ बोलो, ये एक नया। नेक्स्ट लिखिए कुनार, कुनार। जबकि आप ही के देश में आप ही के सिर में गोली मारी गई थी। मैंने तो पहली बार ऐसा केस सुना है, मलाला यूसुफजई के सिर में गोली मारी थी, वो लड़की तब भी बच गई, भगवान ने उसको नया जीवन दिया, और उसको वो वेस्ट कर रही है भारत की बुराई करने में। कह रहे इंडियन आर्मी जो है वो जुर्म करती है लोगों के ऊपर। हमने कभी नहीं सुना। हमारे इंडियन आर्मी वाले आईआईटी की कोचिंग करा रहे हैं कश्मीर में, लड़कों का पकड़ पकड़ के बिठा लेते हैं कि आओ तुम भी बैठो, तुम भी बैठो। जो नए जो कैप्टन और मेजर सेलेक्ट होके गए हैं, जिनका अभी पढ़ाई से थोड़ा टच है, अभी तक पुराने नहीं, उनको पढ़ाने में लगा दिया है। आर्मी एजुकेशन कोर वालों को लगा दिया कि इन्हें पढ़ाओ सबको। उनको मेडिकल फैसिलिटीज दे रही है इंडियन आर्मी। कह रहे इंडियन आर्मी जुर्म कर रही है। तो अपने देश में देखो, तुम्हारे ऊपर जुर्म किया, तुम्हारी बुद्धि में गोली मार दी अपने ही देश में, और फिर आप भारत की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री। बड़ा अफसोस लगता है ऐसी बातें सुनकर। कुनार लिखेंगे, काबुल लिखेंगे, काबुल, काबुल। नेक्स्ट इज कुर्रम, काबुल, कुर्रम, गोमल, जोग, स्कर्दू, तानुबल एंड द्रास, तानुबल एंड द्रास। द्रास हमारे यहाँ एक सेक्टर भी है ग्लेशियर में, द्रास सेक्टर। तानुबल, TANUBAL, तानुबल। हेडिंग डालेंगे झेलम, झेलम। झेलम, कश्मीर में लोग बोलते हैं झेलम। झेलम नदी जो है वो मेन श्रीनगर से होती हुई बहती है। और क्या, इंडस की तो ट्रिब्यूटरी है झेलम। पाकिस्तान का वही मैप खोलो, खोलो खोलो खोलो। देखो झेलम नदी। अरे चलो छोड़ो उसको, छोड़ो, कश्मीर खोलो। कश्मीर में झेलम देखो, मिला। कश्मीर में श्रीनगर में झेलम मिली, और झेलम को ट्रेस करो। वो झेलम पाकिस्तान की ओर जा रही है बहती हुई। हैदर पिक्चर देखिए, हैदर, उसमें डिसअपियर हो जाते थे। और डिसअपियर कहाँ हो जाते थे? झेलम में ही तो चले जाते थे। पर पाकिस्तान चले जाए तो डिसअपियर तो हो ही जाएंगे।
ठीक है, मिल गया। चलो झेलम में लिखेंगे, इट्स ऋग्वेदिक नेम इज वितस्ता। इट्स ऋग्वेदिक नेम इज वितस्ता। ऋग्वेदिक नेम इज वितस्ता। इट ओरिजिनेट्स नियर शेषनाग लेक। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शेषनाग लेक नियर वेरीनाग। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शेषनाग लेक नियर वेरीनाग। It originates from Sheshnag Lake near Verinag. Full stop. Verinag, Verinag, Verinag. देखिए Greeks called it Hydaspes. Greeks called it Hydaspes. 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 Greeks had called it Hydaspes. Hydaspes. Hydaspes का युद्ध हुआ था, ठीक है? On the banks of which Alexander defeated Porus. Alexander defeated Porus. पोरस किसका चेला था? वो सॉरी, अलेक्जेंडर को सिकंदर भी बोला जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, जहां गया वो जीत गया। बेवकूफी की बात है, भारत तो नहीं जीत पाया, तो फिर हम कैसे मान ले जहां गया वो जीत गया, वापस चला गया। अरे कहते हैं इतने अजीब बात करते हैं, तो उसे दया आ गई, उसे किसी पे दया नहीं आई, तो भारत पे दया आ गई। कुछ भी मान लें क्या हम, वो जीत नहीं पाया इसको। कोई राजा जो सब कुछ जीतता हो, जो गर्दन अलग कर देता हो सर से, वो दया करेगा किसी के ऊपर? हम मान ही नहीं सकते ये वाली बात। किसका चेला था पता है? देखो सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस के नीचे उनके चेले थे प्लेटो। प्लेटो के नीचे उनके चेले थे एरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु बोला जाता है। एरिस्टोटल का चेला था ये सिकंदर, ठीक है? लिखिए, और इसने इतना दुनिया जीत ली थी, जबरदस्त वेल्थ थी इसके पास में, बहुत जबरदस्त। इसने जब मरा तो इसने अपने मरते समय में 3 शर्तें रखी थी, इच्छाएं प्रकट की थी। जब मैं मरूं तो मेरा जो कॉफिन है उसे खुला रखना, ताबूत, और मेरे दोनों हाथ उस ताबूत से बाहर लटक रहे हो। पहली शर्त, पहली इच्छा। दूसरा, कि मेरा कॉफिन जिस रास्ते से निकल कर जाए वहां पर मेरी वेल्थ डिस्प्ले की जानी चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती जो भी उसने कलेक्ट किया सब सड़कों पर बिखेर दो जिस रास्ते से उसकी शव यात्रा निकलेगी। और थर्ड था कि उसके जो जो डॉक्टर्स की जो टीम है, जो उनके ऑफिशियल डॉक्टर्स थे, वो उसका कॉफिन कंधे पर उठाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कितना भी वर्कफोर्स हो, आप कितने रिसोर्सफुल हो, कितनी भी वेल्थ हो, आपको खाली हाथ जाना है, हाथ लटक रहे हैं उसके। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, इसीलिए ये वाली बात कही गई है। तो सिकंदर का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिंदगी में कि ज्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए किसी को भी, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटल रहना चाहिए, बट ग्रीड लीड्स अस टू दी डिवास्टेशन। लिखिए, इट फ्लोज नॉर्थ इनटू वुलर लेक। झेलम में ही लिखेंगे, इट फ्लोज नॉर्थ इनटू वुलर लेक and thereafter flow towards south, and thereafter flow towards south. And thereafter flow towards south. In Pakistan it joins Chenab at Trimu, at Trimu near Jhang. It joins Chenab at Trimu, Trimu, Trimu near Jhang, Jhang, Jhang. हेडिंग डालिए चेनाब। It is made up of 2 streams.
It is made up of two streams, namely Chandra and Bhag. It is made up of two streams, namely Chandra and Bhag. एक चंद्रभाग नदी अपने ऋषिकेश में भी है। देखिए कहाँ बहती है ऋषिकेश में, नहीं देखिए चंद्रभाग नदी। आप ऋषिकेश गए हैं? आपने ISBT ऋषिकेश देखा है, बस अड्डा ऋषिकेश का? अगर आप वहां से जानकी सेतु की ओर जाएंगे तो आपको एक पुल क्रॉस करना पड़ेगा, एक नदी है। अगर आप 7 मोड़ वाले एरिया से रानी पोखरी होते हुए ऋषिकेश जाएंगे टुवर्ड्स THDC, जॉली ग्रांट से अगर आप ऋषिकेश जाएंगे वो गोल गोल रास्ते से, तो एक जब ऋषिकेश रेंज में आप पहुंचते हैं जंगल में राजा जी नेशनल पार्क में, तो आपके साथ साथ एक नदी चल रही है नीचे, पत्थर ही पत्थर दिखते हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर। ध्यान आ रहा है कुछ? वही है चंद्रभाग नदी। नहीं याद आया? अरे ऋषिकेश से कहीं मत जाओ, और देहरादून से ऋषिकेश जाओ। ऋषि आप तो बहुत लंबा घूमने चले गए, क्लास छूट जाएगी फिर। लिखो चंद्रभाग, ये अलग अलग 2 नदियां हैं, ठीक है। These 2 streams originate near बारालाचाला। These two streams originate near बारालाचाला। ये कहाँ लिखवाया था मैंने? बारालाचाला। निकालो निकालो, फिजियोग्राफी वाला निकालो जल्दी से। पासेस देखेंगे, पास बारालाचाला देखो, पास। जहां भी ला शब्द आ जाए तो समझ लो पास की बात हो रही है। बारालाचाला which connects लाहौल with लद्दाख। देखो बारालाचाला मैंने लिखा है। डोमेस्टिक पासेस में देखो, रोहतांग रोहतांग दर्रे के नीचे लिखा होगा बारालाचाला। मिला? अनुज जी मिला? अरे उसमें मत देखो, अपने इसमें देखो जो आपने नोट्स बनाए थे। अच्छा आप तब आए नहीं थे? लाहौल टू लद्दाख, उसमें क्या लिखा है? द भाग रिवर विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंद्रभाग ओरिजिनेट फ्रॉम सूर्यताल नियर बारालाचाला। मिल गया? उसको आपने वीडियो नहीं लिए क्या पुराने? धुलवाओ फिर, अनशन करो, अनशन, आमरण अनशन पर बैठ जाओ कि अब मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप वीडियो नहीं डालेंगे। फिर देखो क्या होता है। फिर वो वीडियो डालेंगे और आपको नींबू की शिकंजी पिलाएंगे अपने हाथ से। देखो बारालाचाला इन लाहौल स्पीति इन जस्कर रेंज। इन लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति इन जस्कर रेंज। हाँ इन लाहौल स्पीति, एक जिला है लाहौल स्पीति। इन जस्कर रेंज, ZASKAR, जस्कर रेंज। Thus in Himachal Pradesh, Chenab is called Chandrabhag. Thus in Himachal Pradesh, Chenab is called Chandrabhag. In Himachal Pradesh, Chenab is called Chandrabhag. In Vedic times, it was called Askini. In Vedic times, it was called Askini. ASKINI. ASKINI, Askini. देखिए it flows parallel to Pir Panjal range. It flows parallel to Pir Panjal range. Full stop. It enters Pakistan near Akhnoor. It enters Pakistan near Akhnoor. अखनूर कहाँ पर है? जम्मू में, अखनूर। It enters Pakistan near Akhnoor. Full stop. After receiving waters from Jhelum and Ravi, after receiving waters from Jhelum and Ravi, it joins Satluj. It joins Satluj. Waters from Jhelum and Ravi, it joins Satluj. देखो इंग्लिश का एक रूल होता है कि वाटर्स में अगर वाटर के आगे एस लगा दिया गया है मतलब 2 अलग अलग नदियों की बात हो रही है, वरना वाटर में कभी भी एस नहीं आता है। ठीक है, जैसे फिश में जब एस लगता है तो इसका मतलब है 2 अलग अलग प्रजातियों की मछलियों की बात हो रही है। अदरवाइज अगर एक ही मछली है तो उसके पूरे हुजूम को भी फिश ही बोला जाएगा।
मगर जब हम फिशेस की बात कर रहे हैं देन वी आर रेफरिंग टू दी वेराइटी ऑफ फिशेस, अलग मछलियां हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो मैं इसको यहाँ पर रोकता हूँ। द नेक्स्ट रिवर विल बी रावी एंड ब्यास, विल डिस्कस इट इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, नमस्कार।